Hi everyone, my name is Tripti and in this video we are going to study class 12th accountancy का एक बहुत easy chapter that is goodwill. Goodwill का जो chapter है that is more or less based on the formulas. इसमें 5 types के जो valuation के methods होते हैं वो हम discuss करने जा रहे हैं इस वीडियो में. सबसे पहले मैं इस वाले वीडियो में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी. आपको कुछ नहीं करना है, ये जो मैंने नोट्स बना रखे हैं ये डिटेल्ड नोट्स है. इसमें मैंने एग्जाम्पल्स भी इंक्लूड करे हैं हर मेथड के और आप देख सकते हो. और एज अ स्टूडेंट आई वॉज ऑल्सो अ स्टूडेंट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ. तो हमें एग्जाम डे के दिन क्या चाहिए होता है, हमें एग्जाम डे के दिन चाहिए होता है कि एग्जाम डे शीट्स की 2 पेजेस में हमारा पूरा चैप्टर सिमट जाए. तो ये भी मैंने बनाया हुआ है आपके लिए, सिर्फ 2 पेजेस में पूरी चैप्टर की समरी, सारे मेथड्स के फॉर्मूलाज. तो ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिटेल नोट्स भी और एग्जाम शीट की समरी का पीडीएफ भी. आपको अभी सिर्फ मेरे को सुनना है अच्छे से और बिल्कुल अटेंशन के साथ. अगर आप सुनोगे तो आई एम डैम श्योर कि आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा. Before starting the video, let me give you all my introduction. My name is Tripti. I have completed my graduation from Sri Ram College of Commerce, Delhi University, and currently I am a CA final student. तो मैं भी एक स्टूडेंट थी. आई गॉट 100 on 100 इन माई क्लास 12th CBSE. तो मेरे को पता है कि कहाँ कहाँ पे हमको दिक्कत आती है और एज अ स्टूडेंट हम कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम फेस करते हैं. इसलिए मैंने आपके लिए एग्जाम डे शीट बनाई. सबसे पहले आप इस नोट से पढ़ोगे, इसको आप डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, मैं आप कमेंट्स में भी लिंक लगा दूंगी. और उसके बाद जब आप थोड़ा यूज टू हो जाओ उस चैप्टर से तो आपको एग्जाम डे शीट 5-6 बार रिवाइज करनी है और आपका ये चैप्टर सॉर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. गुडविल. सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि डू यू गाइज ईट गोलगप्पा? यस. कैन यू ऑल टेल कि ये जो शॉप है बीकानेर वाला की और ये जो शॉप है हमारे भैया की शुद्ध गोलगप्पे स्पेशल पानी पूरी, आप लोग कहाँ पे खाना प्रेफर करोगे, बीकानेर वाला पे या शुद्ध गोलगप्पे वाले पे? थिंक 2 minutes एंड एनालाइज कि आप बीकानेर वाले पे जाना क्यों पसंद करोगे. क्योंकि जो बीकानेर वाला है दैट इज अ वेल नोन ब्रांड. ठीक है, यहाँ पे हाइजीन है, क्लीन एनवायरनमेंट है, जो टेस्ट है. अगर आप किसी भी बीकानेर वाला पे चले जाओ, अगर आप हैदराबाद में जाओगे, दिल्ली में जाओगे, मुंबई में जाओगे, तो सब जगह बीकानेर वाला का टेस्ट बिल्कुल स्टैंडर्ड होगा. मतलब हर जगह सेम टेस्ट मिलेगा. और जो कस्टमर्स हैं वो इसको ट्रस्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो पानी है वो अच्छा यूज करा जाता है, हाइजीन के साथ बनाया जाता है. इसलिए जो बीकानेर वाला है वो मोर कस्टमर्स अट्रैक्ट कर सकता है. ठीक है, अट्रैक्ट्स मोर कस्टमर्स. और बीकानेर वाला की अगर आप पानी पूरी का प्राइस कंपेयर करोगे एज कंपेयर टू जो हमारा ठेला है, ये इट कैन चार्ज हायर प्राइसेस. अब ये हायर प्राइसेस क्यों चार्ज कर सकता है? क्योंकि ये लोगों को क्वालिटी दे रहा है. ठीक है, और इसकी मार्केट में गुडविल है, रेपुटेशन है, ट्रस्ट है, ब्रांड वैल्यू है. और जो ये हमारे भैया है, हमें पता भी नहीं है कि ये हाथ धो के पानी पूरी खिलाते हैं कि नहीं. ठीक है, इनका कोई ब्रांड नेम नहीं होता, ये बहुत हाइजीनिक नहीं होते. ठीक है, इनका टेस्ट बहुत ही एवरेज होता है और इनकंसिस्टेंट होता है. क्या आपको सारे ठेलों पे सेम टेस्ट मिलता है? नो. कस्टमर्स फुल्ली ट्रस्ट इसको नहीं करते और ये कम कस्टमर्स अट्रैक्ट कर सकते हैं. और अगर ये क्वालिटी नहीं दे रहे तो ये लो प्राइस ही चार्ज कर सकते हैं. इनकी कोई गुडविल नहीं है, रेपुटेशन नहीं है. अब सिर्फ बीकानेर वाला कैन अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, तो ये हाई प्राइस चार्ज कर सकता है. और हाई प्राइस चार्ज करने का क्या मतलब होता है कि वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है एज कंपेयर टू ये जो हमारा शुद्ध गोलगप्पे स्पेशल पानी पूरी वाला स्टॉल है. तो अगर ये ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकता है मतलब ये ज्यादा रिवेन्यू कमा सकता है. तो गुडविल मतलब यही होता है कि एक बिजनेस के पास कोई ऐसी सुपर पावर है, वो सुपर प्रॉफिट कमा सकता है एज कंपेयर टू अदर्स इन द इंडस्ट्री. बीकानेर वाला के पास क्या है कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स देता है, दैट्स व्हाई इट इज एबल टू अट्रैक्ट मोर customers and that's why it is able to gain more profit as compared to everyone else in the industry. तो गुडविल का मतलब यही होता है कि कोई भी, लेट मी शो यू द डेफिनेशन ऑफ गुडविल. हाँ, व्हाट इज गुडविल? गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट. इंटेंजिबल एसेट मतलब क्या होता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल. ठीक है,
इंटेंजिबल एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं? टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते? जो बीकानेर वाला क्वालिटी देता है, कैन यू टच दैट? नो। तो गुडविल कौन सा एसेट है? इंटेंजिबल एसेट। इट कैन बी आस्क्ड इन योर एमसीक्यूज, ठीक है। दैट प्लेसेस अ बिजनेस एंटरप्राइज एट एन एडवांटेज। अब बीकानेर वाला के पास एक एडवांटेज है, ताकि वो इनेबलिंग इट टू अर्न हायर प्रॉफिट्स देन नॉर्मल प्रॉफिट्स। जो भी नॉर्मल प्रॉफिट लोग कमा रहे हैं उसके पास एक एडवांटेज है कि वो हायर प्रॉफिट अर्न कर सकता है, ठीक है। अब हम गुडविल के फीचर्स पढ़ेंगे। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट कि इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ इंटेंजिबल एसेट, क्योंकि इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। अब क्वालिटी की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है? नो, यू कैन नॉट सी और टच इट, येट इट होल्ड्स अ फाइनेंशियल वैल्यू, क्योंकि क्वालिटी की वजह से वी आर एबल टू अर्न हाई प्रॉफिट्स, ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, इसकी कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती। Goodwill cannot be separated from the business. It does not have an existence independent of the enterprise. ठीक है। सुपर प्रॉफिट अर्नर, गुडविल जो होता है वो एक बिजनेस को इनेबल करता है कि वो हायर प्रॉफिट अर्न करे देन नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है। अब ये कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल है, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है कि कौन सा फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल नहीं है। अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं। एफिशिएंट मैनेजमेंट, अगर किसी बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छा होगा तो उसका गुडविल ज्यादा होगा। अगर किसी बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो उसका गुडविल कम होगा। फेवरेबल लोकेशन, अब अगर एक जो गोलगप्पे की स्टॉल है वो किसी गली में लगी हुई है तो उसकी फेवरेबल लोकेशन अच्छी नहीं है, लेकिन अगर कोई एक गोलगप्पे की स्टॉल एक मॉल में लगी हुई है लाइक बीकानेर वाला, देन इट कैन अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, इट कैन चार्ज मोर, क्योंकि मॉल में कौन आते हैं? लोग जो स्पेंड करना चाहते हैं। अगर किसी बिजनेस के पास फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अगर कोई बिजनेस लंबे समय तक है, अगर अब दो स्टॉल्स एक साथ हैं, कोई भी दो स्टॉल्स एक साथ हैं, जो स्टॉल बहुत लंबे समय से है, जिसने कस्टमर का जो विश्वास है वो जीता हुआ है, तो उसको ज्यादा गुडविल मिलेगी एज कम्पेयर टू समवन हु हैज जस्ट कम, ठीक है। एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स, किसी के पास पेटेंट है, किसी के पास सप्लाईज का एक्सेस है, कोई क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा है, अगर मार्केट सिचुएशन अच्छी है, तो ये सब फैक्टर्स लीड टू गुडविल, ठीक है। रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस, अगर कोई बिजनेस बहुत ही रिस्की है, ठीक है, तो उसकी गुडविल कम होगी। नेचर ऑफ बिजनेस, पास्ट परफॉर्मेंस, अगर पास्ट में बिजनेस अच्छा कर रहा है तो उसकी गुडविल अच्छी होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, अगर कोई बिजनेस जो है वो अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पा रहा है तो उसकी गुडविल अच्छी होगी। तो यू जस्ट हैव टू गिव अ रीड ऑफ दिस कैन कम इन योर एमसीक्यूज, ठीक है जी। अब हमारी गुडविल को वैल्यू करने का हमारा रीजन क्या होता है कि दैट व्हाई डू वी नीड टू वैल्यू गुडविल। अब आपके क्लास 12th में एक बुक है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप इट इज ऑफ 36 मार्क्स। तो इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, अगर फर्म बिक जाती है, डिसोल्यूशन, एमलगमेशन, अगर फर्म एक कन्वर्ट जाती है कंपनी में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस, तो इन सब चीजों में हमें गुडविल को वैल्यू करने का नीड होता है, ठीक है। जल्दी से हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ गुडविल के बारे में। अब गुडविल दो टाइप की होती है, ठीक है। वन इज परचेज गुडविल एंड अनदर इज नॉन परचेज गुडविल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब परचेज गुडविल को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। परचेज गुडविल क्या होता है? गुडविल फॉर विच फर्म हैज पेड कंसिडरेशन इन कैश और काइंड। मान लो, अब इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। ये वाले कैरेक्टर को सब जानते हैं, ये कैरेक्टर कौन है? ये कैरेक्टर है हमारा, हमारे प्यारे जेठालाल गड़ा जी, ठीक है। जेठालाल गड़ा के पास क्या है? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और ये कैरेक्टर कौन है? हमारे मास्टर भिड़े जी। मास्टर भिड़े के पास ट्यूशन क्लासेस हैं और जेठालाल गड़ा के पास एक गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है। अब जेठालाल गड़ा को भिड़े की ट्यूशन क्लासेस को एक्वायर करना है, ठीक है। अब भिड़े ने इससे मांगे 5 लाख रुपीज, ठीक है। इसने इसको चेक दिया भिड़े को 5 लाख रुपीज का, पेड बाय चेक, परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन मतलब होता है कि अगर हम एक बिजनेस को खरीदना चाह रहे हैं तो हम उसको कितने पैसे देंगे, वो होता है हमारा परचेज कंसिडरेशन। टू परचेज अ बिजनेस हाउ मच वी आर पेइंग इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। अब जेठालाल की गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने भिड़े के ट्यूशन क्लासेस को एक्वायर कर लिया, ठीक है।
तो जो भिड़े की गुडविल है वो जेठालाल परचेज करेगा, दैट इज कॉल्ड परचेज्ड गुडविल। अब इसमें ध्यान से देखो, परचेज गुडविल को हम कैसे, इसका ये जो फॉर्मूला है इसको हम रटेंगे नहीं। आई डोंट बिलीव इन एनी रटिफिकेशन ऑफ फॉर्मूलाज। अगर आप फॉर्मूला का एसेंस समझोगे तो आपको फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, अब भिड़े की ट्यूशन क्लासेस में एसेट्स 1 लाख रुपीज के हैं और लाइबिलिटीज 50,000 रुपीज की है। मान लो भिड़े के जो एसेट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, उसके पास बेंचेस हैं, फर्नीचर है, ब्लैक बोर्ड है, पेन है, पेंसिल है, स्टेशनरी है। उसके एसेट्स 1 लाख रुपीज के हैं। ठीक है, और जो उसकी लाइबिलिटीज है, मतलब अगर भिड़े को किसी को पे करना है तो वो 50,000 रुपीज है। ठीक है, तो अगर जेठालाल भिड़े का बिजनेस लेता है तो सबसे पहले उसको उसके नेट एसेट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। जब भी हम परचेज गुडविल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। क्या होता है बच्चों, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। मतलब मान लो भिड़े के पास 1 लाख रुपए के एसेट्स हैं और उसको 50,000 रुपीज अपने क्रेडिटर्स को देना है, या फिर कोई सैलरी पेबल है, कुछ भी लाइबिलिटी है। तो उसके बिजनेस की वैल्यू कितनी हुई, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। मान लो आपके पास 10 रुपीज है। ठीक है, 10 रुपीज में से 2 रुपीज यू ओ टू योर फ्रेंड, आपको आपके फ्रेंड को देने हैं, तो आपकी वैल्यू तो 8 रुपीज ही हुई ना। आपने कैसे कैलकुलेट करी कि 10 रुपीज आपके पॉकेट में है और 2 रुपीज आप किसी को ओ करते हो, आपकी कोई लाइबिलिटी है, आपको अपने फ्रेंड को पे करने हैं। तो आपकी वैल्यू कितनी हुई, आपके नेट एसेट्स कितने हुए, 8 रुपीज। आपके पास 10 रुपीज तो है लेकिन आपको एक्चुअली में उसमें 2 रुपीज पे करना है। तो हमारा नेट एसेट्स का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है, सबसे पहले आप कभी भी जो परचेज गुडविल का कैलकुलेशन करते हो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होता है नेट एसेट्स। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, भिड़े के पास जो नेट एसेट्स है वो है 1 लाख माइनस 50,000। ठीक है, और जेठालाल ने उसे 5 लाख रुपीज दिए। नाउ कैन यू थिंक कि अगर किसी के बिजनेस की वैल्यू 50,000 रुपीज है, नेट एसेट्स, उसके पास नेट एसेट्स 50,000 के हैं, तो जेठालाल उसको 5 लाख रुपीज क्यों दे रहा है। जेठालाल उसे 4,50,000 रुपीज एक्स्ट्रा क्यों दे रहा है, 5 लाख माइनस 50,000, 4,50,000। जेठालाल उसे 4,50,000 क्यों एक्स्ट्रा दे रहा है, दैट इज गुडविल माय फ्रेंड्स, दैट इज गुडविल। मतलब कि जो भी ओवर एंड अबव आप उसको नेट एसेट्स दे रहे हो वो उसकी गुडविल है। क्योंकि जो भिड़े मास्टर हमारे सर जी हैं ये बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, अपने शिष्यों का ध्यान रखते हैं, इनके पास जो भी बच्चे पढ़ने आते हैं उनके बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। इन्होंने अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड कर रखा है। इनका जो बिजनेस है वो क्वालिटी वाला बिजनेस है कि बहुत अच्छी ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो अब जेठालाल भिड़े ट्यूशन क्लासेस को एक्वायर कर रहा है तो वो 4,50,000 रुपीज उसे एक्स्ट्रा दे रहा है, दैट इज गुडविल। तो गुडविल का मेरा फॉर्मूला क्या निकल के आया, परचेज कंसिडरेशन। मतलब जो भी जेठालाल ने उसको पे करा 5 लाख रुपीज माइनस नेट एसेट्स, माइनस नेट एसेट्स इज 50,000। और नेट एसेट्स हमने कैसे कैलकुलेट करे थे, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करके, विच इज 1 लाख माइनस 50,000। तो गुडविल ऑफ भिड़े ट्यूशन क्लासेस क्या आ गई, 4,50,000। अब जेठालाल अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा, सबसे पहले जेठालाल के पास एसेट्स आ रहे हैं 1 लाख रुपीज के। जब भी एसेट्स हमारे पास आते हैं हम उसे डेबिट करते हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, एसेट्स अकाउंट डेबिट। उसके बाद लाइबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट। लाइबिलिटीज का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट, तो लाइबिलिटीज को जेठालाल क्रेडिट कर लेगा। उसके बाद भिड़े ट्यूशन क्लासेस को उसे 5 लाख रुपीज पे करने हैं। ठीक है, तो भिड़े ट्यूशन क्लासेस अकाउंट क्रेडिट 5 लाख रुपीज। जो भी मेरा बैलेंस आया वो मेरा क्या हो जाएगा, गुडविल। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में हमारा एक बैलेंसिंग फिगर बचेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, गुडविल। एम आई क्लियर। ठीक है, और उसके बाद जेठालाल भिड़े ट्यूशन क्लासेस की लाइबिलिटी को सेट ऑफ कर देगा। ये हमारा क्रेडिट है, जब हमारी लाइबिलिटी कम होती है तो ये क्या हो जाता है, डेबिट। अब उसको पेमेंट करना है तो वो कर देगा भिड़े ट्यूशन क्लासेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 5 लाख रुपीज। ठीक है, आई होप ये वाली जर्नल एंट्री सबको क्लियर है। ठीक है, अब आपको अच्छे से दिख रही होगी ये वाली जर्नल एंट्री। ठीक है, सबसे पहले हमने एसेट्स अकाउंट को डेबिट करा 1 लाख रुपीज।
लाइबिलिटीज को क्रेडिट करा 50,000 रुपीज, और जितना भी हमारा परचेज कंसिडरेशन है, यहाँ पे हमेशा यू हैव टू राइट पीसी विच इज माई परचेज कंसिडरेशन, कि मैं कितना पैसा उसको परचेज करने के लिए दे रही हूँ, ठीक है। और जो भी मेरा बैलेंस होगा, गुडविल हमेशा इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं और एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, ठीक है। तो मैंने एसेट्स खरीदे 1 लाख रुपीज के, लाइबिलिटीज खरीदी 50,000 रुपीज की, नेट एसेट्स मैंने खरीदे 50,000 रुपए के, 1 लाख माइनस 50,000। लेकिन मैंने पे कितना करा, 5 लाख रुपीज। आई एम पेइंग 4,50,000 एज गुडविल, ठीक है जी। ये हमारी जर्नल एंट्री पास होती है। एक बार हम लास्ट परचेज गुडविल का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। परचेज गुडविल कब अराइज होती है, जब आप किसी का बिजनेस परचेज कर रहे होते हो, ठीक है। परचेज गुडविल हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी आती है, बैलेंस शीट में दिखती है एज एन इंटेंजिबल एसेट। जब जेठालाल भिड़े का बिजनेस बाय कर लेगा, तो वो अपनी बैलेंस शीट में लिखेगा एसेट्स 1 लाख रुपीज के, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट गुडविल 4,50,000 की, और लाइबिलिटीज कितनी लिखेगा, 50,000 की, ओके। अब यहाँ पे वो एसेट्स में 5 लाख रुपीज पे कर देगा, तो यहाँ पे 5 लाख रुपीज माइनस हो जाएंगे, क्योंकि वो अपना कैश बैलेंस कैश पे कर रहा है। तो अगर आप नेट बेसिस पे देखोगे तो एसेट्स और लाइबिलिटीज का टोटल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ अगर आपको नहीं आया। वो भिड़े के एसेट्स एक्वायर करेगा 1 लाख रुपीज के, ठीक है। और उसके बाद वो इंटेंजिबल एसेट गुडविल भी रिकॉर्ड करेगा 4,50,000 की, और उसके पास से 5 लाख रुपीज का कैश जा रहा है, तो उसका नेट एसेट बैलेंस हो जाएगा 50,000 रुपीज। दिस इज जस्ट बैलेंस शीट का एक्स्ट्रा पार्ट। और लाइबिलिटीज वो रिकॉर्ड करेगा 50,000 की, तो एसेट्स और लाइबिलिटीज मेरा इक्वल हो जाएगा। एम आई क्लियर? तो परचेज गुडविल क्या होता है, गुडविल फॉर विच द फर्म हैज पेड कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब टू पे समथिंग इन कैश और काइंड। अब जो भिड़े को उसको देना है 5 लाख रुपीज, तो वो कैश में भी दे सकता है और काइंड में भी दे सकता है। काइंड मतलब कि आप कैश के बदले, मान लो वो उसको टेलीविजन दे रहा है, अपना अपने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से कुछ भी सामान दे रहा है, वॉशिंग मशीन दे रहा है। काइंड मतलब कि हम कैश के अलावा अगर हम उसे कुछ दे रहे हैं, जो शेयर कैपिटल वाला चैप्टर है हम उसमें शेयर्स देते हैं, तो कैश और काइंड किसी में भी सेटल हो सकता है। इट नॉर्मली अराइजेज ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। इट इज शोन एज इंटेंजिबल एसेट इन द बैलेंस शीट। तो हमेशा याद रखना, ये एमसीक्यू में आएगा क्वेश्चन, कि परचेज की ऐसी कौन सी गुडविल होती है जो हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, वो होती है हमारी परचेज गुडविल। क्योंकि अब आप आगे पढ़ोगे कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है वो हम बैलेंस शीट में नहीं शो करते, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल आपको क्लियर है? हमेशा एसेट्स डेबिट, लाइबिलिटीज क्रेडिट। जिसको वेंडर को आपको पे करना है, यहाँ पे वेंडर मेरा भिड़े ट्यूशन क्लासेस है, टू वेंडर विद परचेज कंसिडरेशन, और बैलेंसिंग फिगर मेरा आ गया गुडविल। उसके बाद आप वेंडर को पे कर दोगे, वेंडर अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी कम होती है तो हम उसे डेबिट करते हैं टू बैंक, ठीक है। अब आपके टीएस ग्रेवाल बुक में इसकी इलस्ट्रेशन 1 है। सारी इलस्ट्रेशंस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये परचेज गुडविल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सबसे पहले स्टेप 1 होगा परचेज गुडविल में टू कैलकुलेट नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। गुडविल का फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन, की जो भी आप पे कर रहे हो माइनस जितना हमारे बिजनेस की वैल्यू है, जो भी आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो वो मेरा आ जाएगा गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा, अगेन परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स, ठीक है। अब आप देखोगे तो मैंने जो एग्जाम शीट बनाई है आप लोगों के लिए, उसमें मैंने सिर्फ काम की चीज दी हुई है, ठीक है। परचेज गुडविल का फॉर्मूला परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स, नेट एसेट्स का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। सो दिस इज, आप लोग ये बनाते होंगे। बीइंग अ स्टूडेंट आई नो कि आपको एग्जाम के पहले कुछ चाहिए ऐसा पढ़ने के लिए, तो मैंने आपके लिए मेहनत कर दी है, आपको बस अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। परचेज गुडविल क्लियर हो गया। उसके बाद हम आते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल पे। सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब जो हमने परचेज नहीं करी। मान लो कि आप एक बर्गर शॉप स्टार्ट करते हो,
अब बर्गर शॉप जब आप स्टार्ट करते हो, आप धीरे धीरे अपनी मैनेजमेंट इंप्रूव करते हो, आपके बर्गर की क्वालिटी इंप्रूव करते हो, तो धीरे धीरे यू सेल्फ जनरेट, एज द नेम सजेस्ट कि वो खुद ही बिजनेस में जनरेट होता जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम सेल्फ जनरेट गुडविल। ये हम किसी से परचेज नहीं कर रहे। जैसे जेठा प्रीवियस एग्जाम्पल में जेठालाल ने भिड़े का नाम बोरो कर लिया था, भिड़े भिड़े के नाम से लोग आते थे। ठीक है, भिड़े ने सेल्फ जनरेट कर रखी थी गुडविल, लेकिन जेठालाल ने उसको परचेज कर लिया था, दैट इज कॉल्ड परचेज गुडविल। लेकिन जो भिड़े ने अपने लिए बनाई थी, तो भिड़े उसको क्या बोलेगा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जो हम परचेज नहीं करते लेकिन खुद से ही जनरेट करते हैं। अगर हमारी लोकेशन फेवरेबल है, जो हमने फैक्टर्स पढ़े थे, एफिशिएंट मैनेजमेंट है, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, ठीक है, जिसकी वजह से अ बिजनेस इज एबल टू अर्न हायर देन नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट। क्यों? क्योंकि मान लो कि बीकानेर हाई प्रॉफिट अर्न कर सकता है, अब वो अपनी गुडविल वैल्यू कैसे करेगा, मतलब 10 लाख, वो बोलेगा 10 लाख लिख रहा हूँ मैं तो अपनी बुक्स में, कोई वो बोल सकता है कि मैं 50 लाख लिख रहा हूँ, तो लेकिन वो जो नंबर है वो कहाँ से आएगा, वो नहीं आएगा। इसलिए अकाउंटिंग का प्रिंसिपल कहता है कि आप सेल्फ जनरेट गुडविल को अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाओगे। ठीक है, इसका बी पॉइंट है, इट इज जनरेटेड इंटरनली एंड जर्नली ओवर द ईयर्स। इसको हम जनरेट करते हैं इंटरनली, और ये ओवर द ईयर जब आप अच्छा अच्छा कस्टमर को सर्विस दोगे तो ये अपने आप जनरेट हो जाएगा। नाउ दिस इज एन एमसीक्यू क्वेश्चन कि कौन सा गुडविल है जो बैलेंस शीट में नहीं आता, उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल एंड नॉन परचेज गुडविल। ठीक है, अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है इस चैप्टर का, दैट इज मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। अब हमारे पास कितने मेथड्स होते हैं? हमारे पास होते हैं टोटल 5 मेथड्स। वैसे हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट के 2 मेथड, सुपर प्रॉफिट का सुपर प्रॉफिट ही, और कैपिटलाइजेशन के 2 मेथड्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो ये पांचों मेथड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये पांचों मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आपको अपने पेन कॉपी के साथ रेडी रहना है, वी हैव एन एग्जांपल आल्सो। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड का फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है। अब इस चैप्टर में जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन करने से पहले जो भी आपको प्रॉफिट्स दिए होंगे ना, उसको आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। ठीक है, एडजस्ट करने के लिए कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं, तो वो मैंने आपको पहले दी हैं, और उसके बाद मैंने आपको फॉर्मूलाज दिए हैं। तो पहले हम एडजस्टमेंट डिस्कस कर लेते हैं कि हम क्या एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, मान लो कि आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, जो भी आपको प्रॉफिट दिया होता है, ठीक है, XYZ आपको जो भी प्रॉफिट देता है, उसमें आपको ऐड करना है एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, एडजस्टेड प्रॉफिट को हम क्या भी कहते हैं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, विच विल बी यूज टू कैलकुलेट एवरेज बिजनेस प्रॉफिट अंडर डिफरेंट मेथड्स। अब जो गुडविल की कैलकुलेशन है वो प्रॉफिट बेस्ड होती है, लेकिन प्रॉफिट्स में हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है, उसके बाद हम उस प्रॉफिट को फॉर्मूला में लेके जाते हैं, तो वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। ठीक है, प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट ईयर बिफोर एडजस्टमेंट। ठीक है, ये आपको दिया होता है क्वेश्चन में, बिफोर एडजस्टमेंट ये आपको गिवन होता है क्वेश्चन में। अब ध्यान से सुनना, अब आपको इसमें ऐड करना है एबनॉर्मल लॉसेस। एबनॉर्मल लॉसेस कौन से होते हैं? जो लॉस बाय फायर हो सकता है, लॉस बाय थेफ्ट हो सकता है। अब अगर अगर आप प्रॉफिट गुडविल कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, मान लो 3 साल के बेसिस पे आप गुडविल कैलकुलेट कर रहे हो, और आपकी किसी सेकेंड ईयर में मान लो आग लग गई थी। ठीक है, तो आग तो यूजुअली नहीं लगती है ना, तो वो हमारा बेचारे का जो प्रॉफिट है वो इसलिए कम हो गया था क्योंकि आग लग गई थी। तो उस प्रॉफिट में हमें बढ़ाना है वो प्रॉफिट। ठीक है, हमारा प्रॉफिट मान लो 30 लाख रुपीज है, 30 लाख रुपीज हमारा आग लगने के बाद आया है। मान लो हमारा एबनॉर्मल लॉस हो गया था 10 लाख का, तो हमें 10 लाख रुपए इसमें ऐड करना है। ठीक है, ऐसी एबनॉर्मल गेन हमें लेस करना है। मान लो कि आपने कोई फिक्स्ड एसेट बेचा था, मान लो आपने फर्नीचर बेच दिया 10 लाख रुपए का, उसकी वजह से आपको प्रॉफिट हो गया। अब आप फर्नीचर हर बार थोड़ी ना बेचते रहते,
जो जो आप फ्यूचर में मेंटेन कर सकते हो, आपको वही चीजें लेनी होती है फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो आई विल एड एबनॉर्मल लॉसेस एंड आई विल डिडक्ट एबनॉर्मल गेन्स। ठीक है, इतना समझ में आया। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, मान लो कि आपने फर्नीचर बेचा और आपको लॉस हो गया उस पे 2 लाख रुपए का, ये कोई नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। क्या फिक्स्ड एसेट बेचने से, अगर मान लो बीकानेर ने अपना एक कुर्सियां बेच दी, तो क्या मैं उसको उससे जज कर सकती हूँ कि वो अपना उसका बिजनेस का वैल्यू क्या है? नो। उसकी बिजनेस की वैल्यू किस चीज से आती है कि वो कस्टमर को कैसे सर्विस दे रहा है। अगर कोई भी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है तो आपको हटाना है। अब जब उसने लॉस में फिक्स्ड एसेट बेचा तो उसका प्रॉफिट कम हो गया होगा। अब उसका प्रॉफिट कम हो गया तो हमें उससे उसका प्रॉफिट बढ़ाना है, तो हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, ठीक है। ऐसी हमारी नॉन रेकरिंग इनकम्स, कोई भी ऐसी इनकम है जो आपको बार बार नहीं होती, नॉन बिजनेस इनकम आपको नहीं होती। मान लो कि आपने न्यूज़पेपर बेच दिए, न्यूज़पेपर बेचना आपका बिजनेस बिजनेस नहीं है, तो आप उसको लेस कर दोगे क्योंकि न्यूज़पेपर बेचने की वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ गया होगा। लेकिन हमें गुडविल कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ अवर एडजस्टेड प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, कि आप फ्यूचर में कितना कर सकते हो, तो आप नॉन बिजनेस इनकम को लेस कर दोगे। ठीक है। नाउ दिस एडजस्टमेंट ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अब ओपनिंग स्टॉक मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे मैं आपको बता के सिखाती हूँ। आप यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आता है, यहाँ पे आता है परचेजेस, यहाँ पे आता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके बाद आपका यहाँ पे आता है सेल्स, सेल्स के बाद क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ पे हमारा आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। अब अगर आपने ओवर वैल्यूएशन कर दिया ओपनिंग स्टॉक का, अगर आपने ओवर वैल्यूएशन कर दिया ओपनिंग स्टॉक का, तो आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा। अब इसको याद रखने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको सारे तरीके बता देती हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे आप वैसे याद रखना। अब ये जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे हम बनाते हैं पीएल, तो यहाँ पे हम डेबिट साइड क्या लिखते हैं? सारे खर्चे लिखते हैं। मैं ऐसे याद करती थी जब मैं स्टूडेंट थी। हम डेबिट साइड क्या लिखते हैं? खर्चे। और ओपनिंग स्टॉक मेरा किस साइड लिखा होता है? डेबिट साइड लिखा होता है। ठीक है। तो डेबिट साइड अगर मेरा लिखा हुआ है, अगर मैंने खर्चे को ज्यादा दिखा दिया, ओपनिंग स्टॉक मेरा खर्चे की साइड लिखा हुआ है, अगर मैंने खर्चे को ज्यादा दिखा दिया, तो मेरा प्रॉफिट क्या हुआ होगा? कम हो गया होगा। तो मैं अपने प्रॉफिट को क्या कर दूंगी? ऐड कर दूंगी, मैं अपने प्रॉफिट को बढ़ा दूंगी। ऐसी ही जो क्लोजिंग स्टॉक है, यहाँ पे आप क्रेडिट साइड पीएल अकाउंट में क्या लिखते हो? इनकम्स लिखते हो सारी। अगर मैंने इनकम्स को कम लिख दिया, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आप डेबिट सॉरी क्रेडिट साइड लिखते हो, और क्रेडिट साइड आप क्या भी लिखते हो? इनकम लिखते हो। अगर आपने इनकम को कम लिख दिया तो आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा, प्रॉफिट को बढ़ा दो। प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे प्रॉफिट में। ठीक है। एक तो ये मेथड है कि ओपनिंग स्टॉक आप कहाँ लिखते हो। अब मैं इसका ये वाला भी डिस्कस कर लेती हूँ, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अगर आप अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक देखो, अगर आपने ओपनिंग स्टॉक को कम लिख दिया, अब आप डेबिट साइड क्या लिखते हो? खर्चे। अगर आपने खर्चों को कम लिख दिया, तो हमारा जो प्रॉफिट है, वो हमारा प्रॉफिट क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। आप प्रॉफिट को कम कर दो। प्रॉफिट को कम करने के लिए हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। लेस कर देंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। प्रॉफिट, लेट मी एक्सप्लेन अगेन, बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप इसको समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड रिपीट इट, आपको समझ में आ जाएगा। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आप किस साइड लिखते हो? डेबिट साइड लिखते हो। डेबिट साइड आप क्या भी लिखते हो? खर्चे लिखते हो। अगर आपने अंडर वैल्यू कर दिया, अंडर वैल्यू मतलब अगर आपने कम लिखा, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ एक्सपेंसेस, अगर आप एक्सपेंसेस को कम लिख रहे हो तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया होगा। प्रॉफिट को बढ़ा है तो हमें से कम करना है, तो हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। अंडर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक आप किस साइड लिखते हो? आप लिखते हो क्रेडिट साइड। यहाँ पे आप लिखते हो ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया, मतलब अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक आपने ज्यादा लिख दिया, और यहाँ पे इनकम्स लिखते हो आप यहाँ पे पीएल अकाउंट में,
अगर आपने इनकम्स को ज्यादा लिख दिया तो आपका प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया होगा। प्रॉफिट को हमें कम करना है तो हम उसको कर देंगे लेस। ठीक है, एक तो ये मेथड है। ठीक है, अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आया तो आई हैव अनदर मेथड ऑल्सो टू एक्सप्लेन यू, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। ओके, तो हमारा क्लोजिंग, ये दूसरा मेथड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। हमारा कॉक्स का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला होता है, हमने क्लास 11 में सीखा था। ये होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अगर हम ओवर वैल्यू कर देंगे ओपनिंग स्टॉक को, अगर हम ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा दिखाएंगे, ओपनिंग स्टॉक को अगर हम ज्यादा दिखाएंगे तो मेरी कॉस्ट भी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। अगर मेरी कॉस्ट ज्यादा आएगी तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा तो उसको कर दो ऐड। ठीक है, अब अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को ऐड क्यों करा ये मैं आपको सिखाती हूँ। मान लो मैं अपना कॉक्स निकाल रही हूँ, ओपनिंग स्टॉक मेरा 10 है, परचेजेस मेरा 10 है और क्लोजिंग स्टॉक 5 है। ठीक है, तो मेरा कॉस्ट आया 15। और अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू करूं, मतलब 5 की जगह मैंने 2 लिया, तो ओपनिंग स्टॉक 10, परचेजेस 10, 20 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 2, तो मेरा कॉस्ट कितना आया, 18 आया। अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को कम लिख रहे हो, अगर मैं 5 की जगह 2 लिख रही हूँ तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक क्या, कॉग्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मेरी कॉस्ट बढ़ रही है। अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू कर रही हूँ, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को मैं कम कर रही हूँ, तो मेरा कॉस्ट कॉग्स क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, 15 की जगह 18 आ रहा है। तो मेरा कॉग्स ज्यादा आ रहा है तो मेरा जीपी क्या आएगा, कम आएगा, मेरा प्रॉफिट कम आएगा। तो मुझे क्या करना है, प्रॉफिट को ऐड करना है। ठीक है, दिस इज वन वे बाय रिमेम्बरिंग दिस फॉर्मूला। बट आई विल सजेस्ट यू कि आप वैसे ही याद रखो। एक बार मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट वाला वो मेथड, फर्स्ट मेथड फिर से बता देती हूँ। ठीक है, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है और ये आपका पीएल अकाउंट होता है। हमेशा आपने क्लास 11th में सीखा है, यहाँ पे आप एक्सपेंसेस लिखते हो, यहाँ पे आप लिखते हो इनकम्स, और यहाँ पे आता है ओपनिंग स्टॉक और यहाँ पे आता है मेरा क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को, ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया, अगर आपने अपने आप को ये माइंड में विजुअलाइज करना है, आपको एड लेस अपने आप कर लोगे। ओपनिंग स्टॉक मैंने ज्यादा लिख दिया, मतलब एक्सपेंसेस मैंने ज्यादा लिख दिया। ओपनिंग स्टॉक किस साइड आता है, एक्सपेंसेस साइड। अगर मैंने एक्सपेंसेस को ज्यादा लिख दिया तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा, क्योंकि मैं खर्चे ज्यादा लिख रही हूँ। अब प्रॉफिट को सही करने के लिए प्रॉफिट बढ़ा दो, ऐड कर दो। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इस साइड आता है क्रेडिट साइड, ये होता है मेरा डेबिट साइड, ये होता है मेरा क्रेडिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक को मैंने कम दिखाया है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक किस साइड आता है, इनकम साइड, मैंने इनकम्स को कम दिखाया है। इनकम को कम दिखाने का मतलब है कि मैंने प्रॉफिट को कम करा है। अगर आपने इनकम अपनी कम दिखाई है तो मतलब प्रॉफिट आपने कम दिखाया है, तो प्रॉफिट को बढ़ा दो, ऐड कर दो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। एबनॉर्मल लॉसेज हो गया, लॉस ऑन ये भी हो गया हमारा। अब हमारा आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कि कोई भी हम कैपिटल एसेट पे खर्चा करते हैं, जैसे परचेज ऑफ मशीनरी। मान लो परचेज ऑफ मशीनरी बैलेंस शीट में आती है, आपने बैलेंस शीट में दिखाने की बजाय उसे आपने पीएल अकाउंट में दिखा दिया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कर दिया। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमारा नेट प्रॉफिट होता है, अगर आपने नेट प्रॉफिट कम कर दिया तो उसे बढ़ा दो, ऐड कर दो। ठीक है, ऐसे ही एनी फ्यूचर एक्सपेंस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर फ्यूचर में आपको कोई खर्चा करना है तो उसको भी लेस कर दो, क्योंकि फ्यूचर में फिर हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। हमें निकालना होता है एडजस्टेड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, कि हम फ्यूचर में क्या प्रॉफिट मेंटेन कर सकते हैं। अगर मैं आपका बिजनेस परचेज कर रही हूँ तो आप मेरे को पहले से तो बताओगे कि फ्यूचर में मुझे ये इंश्योरेंस प्रीमियम देना है, ये करना है, इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ये वाला खर्चा अभी हुआ नहीं है, ये होगा, तो दिस इज डिडक्टेड, दिस इज लेस। मैनेजमेंट कॉस्ट, ये आपका एडजस्ट टीएस ग्रेवाल की बुक में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। मैनेजमेंट कॉस्ट, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन इफ इट इज नॉट डिडक्टेड। मान लो कि जेठालाल ने भिड़े का बिजनेस एक्वायर करा और भिड़े को बोला कि तुम ट्यूशन पढ़ाते रहना लेकिन बिजनेस मेरा है, प्रॉफिट मैं लूंगा। तो जो भिड़े की सैलरी जाएगी वो तो प्रॉफिट में से डिडक्ट होगी ना, मैनेजमेंट कॉस्ट, कोई भी पार्टनर का रेम्यूनरेशन अगर वो माइनस नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सारी एडजस्टमेंट हम करते हैं इन गुडविल। और इसके जो क्वेश्चंस हैं दैट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट वीडियो, तो आपको बहुत अच्छे से ये भी समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको ये सारे जो
कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से देखने हैं। ओवर एक इसमें मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, ये जो अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, ये ये चीज ये बहुत सीबीएसई में पूछा जाता है, तो ये आपको अच्छे से करना है, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर मेथड्स। एवरेज प्रॉफिट मेथड विच इज आवर वेरी फर्स्ट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले आपको सारी एडजस्टमेंट करनी है। आपको प्रॉफिट्स दिए होंगे क्वेश्चंस में, ठीक है, उसमें सारी एडजस्टमेंट करनी है। अभी हम एक एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे, यू विल गेट कंफर्टेबल। उसके बाद सारे प्रॉफिट्स का टोटल कर देना है और डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ ईयर से। मान लो आपने 5 साल के प्रॉफिट आपको दिए हुए थे लास्ट 5 ईयर्स के, तो टोटल आपको डिवाइड कर देना है 5 से, ठीक है। तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया। उसके बाद गुडविल का फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज का मतलब होता है कि द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द फर्म इज लाइकली टू मेंटेन द सिमिलर प्रॉफिट आफ्टर द चेंज इन ओनरशिप बिकॉज ऑफ पास्ट एफर्ट्स। मतलब कि मान लो कि मैं आपका बिजनेस ये है, देखो लेट्स सी विद एन एग्जांपल, ये है रामू काका और ये है कमल। अब रामू कमल का बिजनेस एक्वायर कर रहा है। अब रामू ने एवरेज प्रॉफिट तो निकाल लिया, तो गुडविल निकालते वक्त वो मल्टीप्लाई करेगा। वो कमल से पूछेगा कि कमल 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 बताओ कि जो तुम्हारा प्रॉफिट है, ये जो तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट है, वो तुम कितने साल के लिए मेंटेन कर सकते हो। मान लो कमल ने बहुत अच्छे से अपना बिजनेस जमाया हुआ है उसके पास्ट एफर्ट्स की वजह से। अब कमल बोलता है कि ये जो प्रॉफिट्स आपने निकाले हैं, ये आप 3 साल के लिए मेंटेन कर सकते हो, मतलब 3 साल तक आप सिमिलर प्रॉफिट अर्न कर सकते हो जितना मैं कर रहा हूँ। तो हम उसको एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से। तो इसमें गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इट विद एन एग्जांपल और आपको पक्का से अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे। ये जो आपका क्वेश्चन है, ये देख लो, ये सीबीएसई 2019 में आया हुआ है, ठीक है। मान लो कि आपके प्रॉफिट्स लास्ट 5 ईयर्स के ये दिए हुए हैं। Calculate goodwill of the firm on the basis of 3 years purchase of the average profits of the last 5 years. 3 years purchase of average profit मतलब कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 3 है। इसको कंफ्यूज मत होना कि ये 5 लास्ट 5 ईयर्स के दिए हुए हैं। ये लास्ट 5 ईयर्स तो हमें प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, ये हमारे लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट दिए हुए हैं, इसको हमने लिख लिया, ठीक है। 2013-14 का 4 लाख, 4 लाख आ गया। 14-15 का 5 लाख, 5 लाख आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ऑन 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2016 कौन से फाइनेंशियल ईयर में आएगा? इस वाले ईयर में आएगा। ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। ये 2015-16 कब से स्टार्ट होगा हमारा? 1 अप्रैल 15 से लेके 31 मार्च 16 तक। तो 1 जनवरी 2016 इसके बीच में आ रहा है, इस वाले ईयर के बीच में आ रहा है। इसमें हमारा आप देख रहे हो लॉस है 60,000 रुपीज का। अब इसमें एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि एक अ फायर ब्रोक आउट विच रिजल्टेड इनटू अ लॉस ऑफ गुड्स ऑफ ₹3 लाख। अ क्लेम ऑफ 70,000 वॉज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। आपका लॉस हुआ 3 लाख रुपीज का, लेकिन आपको उसमें 70,000 रुपए का इंश्योरेंस मिल गया, तो आपका नेट लॉस कितने का हुआ? 2,10,000 रुपए का। अब ये एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस को क्या कर देते हैं हम? ऐड कर देते हैं। -60,000 प्लस एबनॉर्मल लॉस ऑफ 2,30,000, तो मेरा क्या आ गया? 1,70,000। सो दिस इज माई एडजस्टमेंट गाइज, ये मेरी क्या है? एडजस्टमेंट है। 2016-17 का 1,50,000 हमने लिख दिया। उसके बाद एक सेकेंड एडजस्टमेंट दी हुई है 31 मार्च 2018 की। 31 मार्च 2018 का कौन से ईयर में आएगा? इस वाले ईयर में आएगा, 2,50,000। तो ड्यूरिंग द ईयर फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड। फर्म को टैक्स रिफंड मिल गया। ये मेरी एबनॉर्मल इनकम है। एबनॉर्मल इनकम को हम क्या कर देते हैं? डिडक्ट कर देते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि ये फ्यूचर में भी मिल जाए। तो 2,50,000 माइनस एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल इनकम 80,000, विच विल 2,50,000 माइनस 80,000, 1,70,000। तो मेरे सारे ये प्रॉफिट्स आ गए। सारे प्रॉफिट्स को मैंने टोटल करा, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स 5, तो मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया 2,78,000।
अब गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, तो 2,78,000 इंटू 3, तो मेरा आ गया 8,34,000 की मेरी गुडविल। क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है, 3 इयर्स परचेज, 3 इयर्स परचेज मतलब कि ये जो प्रॉफिट्स हैं ये आप 3 साल तक मेंटेन कर सकते हो। लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पे आपने 5 से डिवाइड करा है ना, 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, तो गुडविल निकालते वक्त आपको 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिया होगा। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज मतलब होता है कि ये जो प्रॉफिट्स हम निकाल रहे हैं 5-6 साल के, जितने भी हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, वो आप कितने साल तक और मेंटेन कर सकते हो। आप एसेंस समझ रहे हो टॉपिक का, कि मान लो ये मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया इसमें 2,78,000 का। अब 2,78,000 को मैं इतने साल तक मेंटेन कर सकती हूँ, 3 साल तक, तो मेरी गुडविल आ गई 8,34,000 की। एम आई क्लियर? इज दिस टॉपिक क्लियर टू यू? तो ये हमारा फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो गया, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड का फर्स्ट मेथड है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में ही ये होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड मेथड। इसका फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स एंड वेट्स, जो भी आपके प्रॉफिट्स होते हैं और जो आपके इस क्वेश्चन में आपको वेट्स गिवन होते हैं, तो आपको सबसे पहले प्रॉफिट्स को वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसका सम करना है और डिवाइड कर देना है टोटल वेट से, और हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में मेरा फॉर्मूला था गुडविल का एवरेज प्रॉफिट इनटू टोटल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, और मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या मेथड है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज सेम है। अगर मैं आपको अपनी एग्जाम डे शीट दिखाऊं, अगर आप सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट देखो, एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट लेना है और वेटेड एवरेज प्रॉफिट में वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेना है। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज विल रिमेन सेम। ठीक है, दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एग्जाम शीट। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये भी आपका सीबीएसई का ही एग्जाम्पल है। इसमें आपको प्रॉफिट्स लास्ट 5 ईयर्स के दिए हुए हैं इतने, सिंपल आपको ये सारे प्रॉफिट्स कॉपी कर लेने हैं। उसके बाद आपको ये वेट्स दिए होते हैं, इस वेट्स आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होंगे, ये मैंने वेट्स कॉपी कर लिए। उसके बाद आपको कॉलम बनाना है प्रोडक्ट्स का। इसका फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स मतलब टोटल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड वेट्स। आपको प्रॉफिट्स और वेट्स को मल्टीप्लाई करना है, हर साल का एक प्रॉफिट दिया होगा और हर साल का वेट दिया होगा। 43,000 इंटू 1 43,000, 50,000 इंटू 2 1 लाख, 52,000 इंटू 3 1,56,000, तो आपका ये आ गया 9,84,000। इसको आपको डिवाइड कर देना है टोटल सम ऑफ वेट से, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, तो 9,84,000 डिवाइड बाय 15 करके मेरा आ गया 6,65,600। ये मेरा आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट को आपको मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज ये रहा, बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, बोथ मेथड्स आर सेम। in this method, weighted average profit method, you are multiplying number of years of purchase with weighted average profit, बल्कि हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में मल्टीप्लाई करा था एवरेज प्रॉफिट से। ठीक है जी, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, आपके पास प्रॉफिट्स होंगे, आपके पास वेट्स होंगे, आपको प्रॉफिट्स और वेट्स को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स आपको आ जाएगा, उसको टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, ये जो मेरे टोटल प्रोडक्ट्स हैं, इसको आपको डिवाइड कर देना है इस वाले कॉलम के टोटल से। ठीक है, अगेन वेटेड एवरेज प्रॉफिट टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब आपको प्रोडक्ट करना है प्रॉफिट्स का और वेट्स का, उसको डिवाइड कर देना है टोटल वेट से। ठीक है, अब हम आते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, जैसे हमने बीकानेर और वो भैया का एग्जांपल डिस्कस करा था, तो मान लो कि जो भैया हैं वो कमा पाते हैं, नॉर्मली जितने भी गोलगप्पे वाले स्टॉल्स हैं वो कमा पाते हैं 10,000 रुपीज। ठीक है, वो कितने कमा पाते हैं, 10,000 रुपीज। ठीक है, और बीकानेर वाला कमा पाता है 20,000 रुपए। तो बीकानेर वाला एक्स्ट्रा कितना कमा पा रहा है, 10,000 रुपए। दिस इज नॉर्मल प्रॉफिट अर्नड बाय एवरीवन इन द इंडस्ट्री। ठीक है, और दिस इज माय एवरेज प्रॉफिट, बीकानेर वाला। ठीक है, बीकानेर वाला 20,000 रुपए कमा पा रहा है, लेकिन नॉर्मल जो गोलगप्पे वाले हैं वो 10,000 रुपए कमा पा रहे हैं। तो बीकानेर वाला एक्स्ट्रा सुपर कितना अर्न कर पा रहा है,
10,000 रुपीज। तो 10,000 रुपीज इज माई सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से, तो मेरी गुडविल आ जाएगी एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, लेकिन इट्स नॉट दैट इजी, वी आर गोइंग टू डिस्कस द कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, सबसे पहले आपको अगर मैं फॉर्मूलाज दिखाऊं, याद करवाऊं आपको रिकॉल, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मेथड का फॉर्मूला था वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। और सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा? सुपर प्रॉफिट हमारा फॉर्मूला होगा एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट, मतलब जो हमारा एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट जो हमने पहले मेथड्स में सीखा है, एवरेज प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर्स। जो आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का फॉर्मूला है, ये जो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया, ये सब एडजस्टमेंट्स करनी सिखाई, तो ये सब एडजस्टमेंट करके जो भी आपका प्रॉफिट आता है माइनस आपको नॉर्मल प्रॉफिट कर देना है, तो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा? नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब घबराओ मत, मैं बताती हूँ। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या होता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जितनी आपने अपने बिजनेस में कैपिटल निवेश कर रखी है, जितने आपने पैसे लगाए हुए हैं। मान लो कि 10 लाख रुपए किसी बिजनेस में लगाए हुए हैं, किसी बर्गर बिजनेस में 10 लाख रुपए लगे हुए हैं, और जब हम कंपेयर करते हैं जैसे मैकडी हो गया, बर्गर किंग हो गया, तो हम ये लोग लगभग 10% अपने बिजनेस में कमा लेते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब होता है कि अगर कोई भी बिजनेस शुरू करेगा तो वो नॉर्मली कितना कमा लेगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, मान लो आपको बोला गया है कि इस बिजनेस में लोग जितना भी पैसा लगाते हैं उसका 10% क्या करते हैं, अर्न कर लेते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आप कैलकुलेट करोगे, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा मैं आपको सिखाऊंगी कैसे कैलकुलेट करते हैं। मोस्टली क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर नहीं गिवन होगा तो वी विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब नॉर्मली नॉर्मली लोग कितना अर्न कर लेते हैं, जितना आपने बिजनेस में पैसे लगाया, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए, मतलब नॉर्मली अगर किसी ने 10 लाख रुपए इस बिजनेस में लगाए हैं तो वो 10% के रिटर्न के हिसाब से 1 लाख रुपए अर्न कर लेता है। तो ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, मतलब 1 लाख। लेकिन मान लो कि कोई बिजनेस 3 लाख रुपए अर्न कर रहा है, ये जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का कैलकुलेशन करके 3 लाख रुपए आया विच इज एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट, तो उसका 2 लाख रुपए सुपर प्रॉफिट है। तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, लेट से 2 लाख, 2 ईयर्स, तो 4 लाख मेरा आ गया गुडविल इन दिस केस। ठीक है, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला देखो, आप इसको कैसे याद रखोगे, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाती हूँ। गुडविल का फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, अब आपको देखना है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपके पास है क्वेश्चन में, आप सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट हमने निकालना सीखा है पीछे पीछे वाले क्वेश्चंस में, माइनस पीछे वाले मेथड्स में, और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमारे पास ये है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ये आप फॉर्मूलाज 2-3 बार रिकॉल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन इसको हम एक बारी एक इसके साथ सीखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ, तो आपको और अच्छे से आएगा। ठीक है, एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर ऑफ एबीसी आर 36,000 पर ईयर। ठीक है, अब ये वाली लाइन पढ़ो, द रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू बी 6,000 पर एनम। मैंने आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया था, मैंने आपको फॉर्मूले में लिखवाया था कि रेम्यूनरेशन आप क्या करते हो, लेस कर देते हो, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर में खर्चा होने वाला है, ये अभी हुआ नहीं है खर्चा, तो ये वाली एडजस्टमेंट यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो 36,000 हमेशा हर मेथड में आपको प्रॉफिट्स का जो एडजस्टमेंट्स हैं वो हमेशा करनी है। 36,000 का हमारा था, लेकिन 6,000 रुपीज का पर एनम मुझे रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा, ये मैनेजमेंट कॉस्ट। तो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ गया? 30,000 रुपीज।
ठीक है। उसके बाद हम तो मेरा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 30,000 रुपीज मेरे पास आ गया, मुझे नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो अपनी नोटबुक में, कैपिटल इन्वेस्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ठीक है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 2 लाख रुपीज। द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस, इस क्लास ऑफ बिजनेस में रेट ऑफ रिटर्न 10% है। मतलब कि अगर कोई 2 लाख की कैपिटल लगाएगा, अगर किसी की 2 लाख की कैपिटल है तो वो 10% प्रॉफिट अर्न कर ही लेगा। तो 2 लाख का 10%, कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू 10/100, 20,000। 20,000 वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर ही लेगा, लेकिन वो एक्चुअली में अर्न कितना कर रहा है, 30,000 रुपीज। तो 30,000 माइनस 20,000 मेरा आ गया सुपर प्रॉफिट 10,000। 10,000 इंटू 2 नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, तो मेरा आ गया 20,000। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। तो सुपर प्रॉफिट मेरा 10,000 आ गया, इंटू 2 20,000। आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपको नहीं आया तो आप फिर से वीडियो प्ले करो और आपको आ जाएगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल इन्वेस्टेड दिया हुआ था, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल इन्वेस्टेड। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया होता, कैपिटल एम्प्लॉयड इज यूज टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। अगर किसी बिजनेस में, मैं फिर से बता रही हूँ, 2 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट करे हुए हैं और नॉर्मली अगर कोई इस बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाएगा तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, ये क्वेश्चन में गिवन होती है। तो आपको 20,000 रुपए का प्रॉफिट आ ही जाएगा। लेकिन आप एक्चुअली में कितना अर्न कर रहे हो, 30,000 रुपए। 30,000 माइनस 20,000, 30,000 आप एक्चुअली में अर्न कर रहे हो और आपको नॉर्मली इतना अर्न करना चाहिए। तो आप 10,000 रुपए क्या कर रहे हो, एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो। 10,000 रुपए क्या आप कर रहे हो, एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो। आई होप दिस इज क्लियर। उसको आपको सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है। फिर सुपर प्रॉफिट को आप मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कैन कम इन योर एग्जाम्स। ठीक है। एक तो ये वाला, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसको हम क्या भी बोलते हैं, नेट एसेट्स। तो अगर कहीं आपकी बुक में कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह नेट एसेट्स लिखा हो, नेट एसेट्स इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो आपको कंफ्यूज नहीं हो जाना है। ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूलाज होते हैं, लाइबिलिटी साइड अप्रोच एंड एसेट साइड अप्रोच। ठीक है। लाइबिलिटी साइड अप्रोच मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी साइड में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस GFN। ठीक है। GFN मतलब G फॉर गुडविल, F फॉर फिक्टिशियस एसेट्स एंड N फॉर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। दोनों साइड की अप्रोच में आपको ये जो कॉमन चीजें हैं ये माइनस करनी ही करनी है। इसका मैंने शॉर्टकट बना दिया है GFN। G फॉर गुडविल, F फॉर फिक्टिशियस एसेट्स एंड N फॉर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है। फिक्टिशियस एसेट्स मतलब क्या होता है, अगर आपने शेयर कैपिटल वाला चैप्टर पढ़ा हो तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर फिक्टिशियस एसेट्स होता है। ऐसी चीजें जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प नहीं करती। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब मान लो आपका बिजनेस फर्नीचर बनाने का है और आपने 10 लाख रुपीज किसी शेयर में इन्वेस्ट करे हुए हैं, तो वो डायरेक्टली आपके बिजनेस में हेल्प नहीं कर रहा, वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। तो आपको ये GFN डिडक्ट करना होता है। और लाइबिलिटी साइड अप्रोच में आप पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व लिखते हो माइनस GFN कर देते हो। और कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट साइड अप्रोच में आप क्या करते हो, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपको याद हो तो भिड़े वाले एग्जांपल में भी हमने क्या करा था, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। आपको दो चीज और, तीन चीज और माइनस करनी होती है इसमें से, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है। तो कैपिटल इन्वॉइड के, और कभी कभी ये फॉर्मूला बहुत कम यूज होगा, अगर आपको ओपनिंग कैपिटल दी हो, मतलब 1 अप्रैल की दी हो और ये 31 मार्च की दी हो, तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। इसको आप दो तीन बार देखो, आपको पक्का याद हो जाएगा। ठीक है। तीन चीज कॉमन है, इसका शॉर्टकट क्या है, GFN। रिपीट विद मी, लाइबिलिटी साइड अप्रोच में पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस GFN, G फॉर गुडविल, F फॉर फिक्टिशियस एसेट्स एंड N फॉर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। और
एसेट साइड अप्रोच में क्या होगा, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस जीएफएन, जीएफएन इज गुडविल फिक्टिशियस एसेट्स नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर इन्वेस्टमेंट्स लिखा है सिर्फ क्वेश्चन में, तो आप उसको ट्रेड कंसिडर करोगे या नॉन ट्रेड, तो आपको उसको नॉन ट्रेड करना है, मतलब आपको उसको डिडक्ट करना है, अनलेस इन्वेस्टमेंट्स आर स्पेसिफाइड टू बी ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जब तक आपको क्वेश्चन में चीख चीख के ना बोले कि ये नॉन ट्रेड कि ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, तभी आप उसे ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानोगे। अगर मान लो क्वेश्चन में सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा है, तो आपको उसको क्या ट्रीट करना है, नॉन ट्रेड, और आपको उसको डिडक्ट करना है वाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब हमने कितना पैसा लगाया हुआ है, पार्टनर्स का जो कैपिटल है और उसका जो रिजर्व्स है। ठीक है, ये लाइबिलिटी साइड ऑफ अप्रोच से आता है, और जितना हमारे पास एसेट्स है और जितना हमें पे करना है, तो मतलब उतना पैसा हमने लगाया हुआ है। तो अब इसके दो मेथड्स होते हैं, लाइबिलिटी साइड अप्रोच और एसेट साइड अप्रोच। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ, जैसे ये वाले क्वेश्चन में तो हमें दिया हुआ था डायरेक्टली, कैपिटल इन्वेस्टेड इज 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज हमें दिया हुआ था। अगर आपको नहीं दिया हुआ, सबसे पहले आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। अगर आप मेरी एसेंस याद रखोगे कि मैंने आपको क्या समझाया था, कि एक बिजनेस अगर 2 लाख रुपए लगाता है और उसमें उस बिजनेस में, जैसे मान लो फर्नीचर के बिजनेस में 10% का वो प्रॉफिट कमाई लेता है, तो 2 लाख का 10% 20,000 रुपीज। ठीक है, 20,000 रुपीज, लेकिन उसने एक्चुअली में कमा कितना लिया, 30,000 रुपए, तो वो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा है, दैट इट्स सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से, तो मेरे पास आ जाएगा मेरी गुडविल। अब हम आते हैं अपने लास्ट मेथड पे, विच इज कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के दो मेथड्स होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का स्टेप 1 है कि आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है यूजिंग फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट फॉर्मूला, जो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया, उसको 2-3 बार आप रीड करोगे और नेक्स्ट वीडियो में आप क्वेश्चन करोगे तो आपकी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी इस चैप्टर के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उसके बाद आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो कि अगर कोई बिजनेस अपने, अगर कोई बिजनेस 16,000 रुपीज का प्रॉफिट कमा रहा है, आपका कैलकुलेट करके आया एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, तो उसको कितनी कैपिटल लगानी है, अगर उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1,60,000 आएगा। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है टू अर्न रुपीज 60,000, मतलब अगर कोई बिजनेस 16,000 रुपए लगा रहा है, अगर किसी बिजनेस का 16,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, तो उसको कितनी कैपिटल की नीड होगी, तो वो हमारा आता है 60,000 इंटू 100 अपॉन 10, तो 1,60,000 की कैपिटल की उसको नीड होगी। ठीक है, और स्टेप 3 होता है हमारा कैलकुलेट नेट एसेट्स, मतलब आपको फिर कैलकुलेट करना है कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हमने सीख लिया कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना, ये आपका हर जगह काम आएगा। ठीक है, आप माइनस कर दोगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट को नेट एसेट से, तो आपके पास आ जाएगा गुडविल। ठीक है, इस वाले मेथड में आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई नहीं करना होता है। जो शुरू की 3 मेथड्स हैं उसमें हमें नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करना होता है। अब ये मेथड समझो ध्यान से। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो, आपको समझ आएगा। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपका 72,000 है। ठीक है, 72,000 रुपीज को अगर मुझे अर्न करना है और मुझे 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी हुई है, फॉर्मूला होता है 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मुझे 10 दी हुई है, तो इसको कैलकुलेट करके मेरे पास आया 7,20,000 कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मतलब ये प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे कितनी कैपिटल की नीडेड है, 7,20,000। ठीक है, और मेरे एसेट्स दिए हुए हैं और लाइबिलिटीज दिए हुए हैं, तो मेरे नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला कैसे होता है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। इसमें जीएफएन नहीं है तो हम उसे माइनस नहीं करेंगे, गुडविल फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो 9,70,000 माइनस 4 लाख करके हमारा आ गया 5,70,000। 5,70,000 मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड है। अगर आपको, तो मेरी गुडविल कैसे आएगी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स, मतलब कि मुझे
72,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए मुझे 7,20,000 रुपए चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरे मैं इतना अर्न कर पा रही हूँ, लेकिन मेरे पास नेट एसेट्स 5,70,000 के ही हैं, तो मेरी गुडविल कितनी हो गई? 1,50,000 रुपीज, ठीक है। मतलब अब ध्यान सुनना, इन ऑर्डर टू अर्न रुपीज 72,000 अर्न करने के लिए मुझे कितने पैसे चाहिए? 7,20,000 रुपए चाहिए। लेकिन मेरे पास सिर्फ 5,70,000 रुपए ही है, मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड सिर्फ 5,70,000 रुपए की ही है। तो मेरी गुडविल कितने की हो गई? 7,20,000 माइनस 5,70,000 रुपए। अगर आपको 100 रुपीज ही चाहिए कोई प्रॉफिट अर्न करने के लिए, लेकिन अगर आप 50 रुपए की कैपिटल से ही उसको अर्न कर पा रहे हो, तो 50 रुपए आपकी सुपर पावर है, 50 रुपए आपकी गुडविल है। आई होप यू अंडरस्टूड द एसेंस ऑफ इट। एक बारी मैं इसको फिर से रिपीट कर रही हूँ, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है, जैसे हमने निकाला यूजिंग फ्यूचर मेंटेनेबल फॉर्मूला। अगर कोई भी एबनॉर्मल लॉस का एडजस्टमेंट है, कोई भी एबनॉर्मल गेन का एडजस्टमेंट है, आप वो करोगे। उसके बाद उस एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दोगे 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो आपके पास आ जाएगा कि आपको कितनी कैपिटल की नीड है, हाउ मच कैपिटल इज नीडेड। और ये मेरी नेट एसेट्स है एक्चुअली एम्प्लॉयड, कि आपको आपने एक्चुअली में इतने पैसे इन्वेस्ट करे हुए हैं। अगर आपको नीड है 100 रुपीज की और आपने एक्चुअली में इन्वेस्ट करा हुआ है 55 रुपीज, तो 45 रुपीज आपकी गुडविल आ जाएगी। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स। और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट आपको नॉर्मली निकालना है, जो आपने सुपर प्रॉफिट मेथड में सीखा था, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता था? कोई मुझे बताएगा बिना चीटिंग करे? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ठीक है। तो सुपर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का मेथड होता है, फॉर्मूला होता है गुडविल का, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब इतना सुपर प्रॉफिट जो मैं कमा रही हूँ, जो मैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रही हूँ, तो उसका हमको कैपिटलाइजेशन करना होता है। तो सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। एक बार हम सारे फॉर्मूलाज इसके रिवाइज करेंगे विद आवर एग्जाम डे शीट। परचेज गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स, ठीक है। नेट एसेट्स का फॉर्मूला एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। अगर आप ये तीन मेथड देखो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज और सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू सुपर प्रॉफिट, जो नाम में है उसको लिख दो, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है। सुपर प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एक्चुअल प्रॉफिट, जितना आपने एक्चुअल कमाया और जितना नॉर्मली लोग कमा लेते हैं, मतलब जितना आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अभी हमारा लास्ट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगर आप एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर रहे हो, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब अगर इस बिजनेस में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अर्न करना है, मान लो आपको 7 लाख रुपए की नीड है, लेकिन आपने एक्चुअली में 5 लाख रुपए से ही आप अर्न कर पा रहे हो, तो आपका 2 लाख रुपए क्या हो गया? आपका गुडविल हो गया। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे आप निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में जो आपने सुपर प्रॉफिट ऊपर सीखा था, सुपर प्रॉफिट से आपको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, ठीक है। तो ये 2 पेज की आपकी एग्जाम डे शीट है। वंस यू गेट कंफर्टेबल विद द वर्किंग्स, विद द क्वेश्चंस विच वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की समरी दी हुई है और कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट की दी हुई है। एक बार आपने 2-3 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो आपको डिटेल नोट्स रेफर करने की नीड नहीं है, एग्जाम डे शीट रेफर कर लो, ये 2 पेज की है, तो आपको अच्छे से हो जाएगा। लास्ट में आई वुड लाइक टू से ऑल द बेस्ट, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। क्लास 12th में अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो, तो
ट्रस्ट मी, मतलब सब लोग कहते हैं कि 10th कर लो लाइफ सेट है, 11th कर लो लाइफ सेट है, लेकिन अगर आपने क्लास 12th में मेहनत कर ली तो यू विल एंड अप इन अ वेरी गुड कॉलेज। सीयूईटी दे के बहुत अच्छे कॉलेज में जाओ, ट्रस्ट मी, कॉलेजेस लाइक एसआरसीसी, हंसराज, जो आपको करना है आप वो करना है। एक बार आप अच्छे कॉलेज में लैंड हो गए, यू विल मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड यू विल लिव द बेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो आपका आज का होमवर्क यही है कि आपको ये सारे फॉर्मूला रिवाइज करने हैं। अगर आप 2-3 बार इसको रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डू योर टीएस ग्रेवाल के सारे इलिस्ट्रेशंस so दैट यू गेट कॉन्फिडेंस इन क्वेश्चन सॉल्विंग। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।